दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री और क्राइम थ्रिलर सीरीज लेकर आया हूं, जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर। ये एक ऐसी सीरीज है जिसके लास्ट तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कातिल कौन है, और लास्ट एपिसोड में कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है जिसका आप पूरी मूवी में अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। सो ज्यादा बातें ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है नई दिल्ली से, जहां एक चेक पॉइंट पर एक पुलिस वाला एक कार से लिफ्ट मांगता है और अपने कांस्टेबल को कार की डिग्गी में सामान रखने के लिए कहता है, लेकिन तभी कार का ड्राइवर बिना डिग्गी ओपन किए ही वहां से भागने लगता है। फिर पुलिस वाले उस ड्राइवर को पकड़ लेते हैं। फिर जब वो डिग्गी खोलकर देखते हैं तो वहां पर उनको दो नाबालिग लड़कियों की लाश मिलती है। अब ये लड़की कौन थी और कैसे मारी गई, ये जानने के लिए कहानी जाती है 3 दिन पहले। ये है विकी रॉय, जो कि एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है। इस समय ये एक नाइजीरियन ऑफिसर के साथ मीटिंग कर रहा था। यहाँ पर मौजूद सभी लोग किसी टेंडर के बारे में बात कर रहे थे। तभी विकी रॉय के पास किसी की कॉल आती है और उसे पता चलता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस शबनम सक्सेना चाहती है कि मुझे ही इस बार का फिल्म एनुअल अवार्ड मिले, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। फिर फोन काटने के बाद विकी उस नाइजीरियन ऑफिसर को खुश करने के लिए उसको शबनम सक्सेना की फोटो दिखाता है और कहता है, क्या तुम इसके साथ एक रात बिताना चाहोगे? फिर फोटो देखते ही वो ऑफिसर तुरंत मान जाता है और विकी रॉय के साथ डील करने के लिए भी तैयार हो जाता है। फिर विकी रॉय शबनम को एक होटल में बुलाता है और कहता है कि आने वाली कोई भी एक मूवी पकड़ लो और फिर तुम्हें अवार्ड दिलवाने का काम मेरा होगा। शबनम को लगता है कि विकी ने मुझे यहाँ अपने लिए बुलाया है, इसलिए वो विकी को रिझाने लगती है, लेकिन विकी को तो शबनम के ढीले शरीर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इतने में वहाँ पर नाइजीरियन ऑफिसर आ जाता है। फिर शबनम समझ जाती है कि विकी रॉय ने मुझे यहाँ अपने लिए नहीं बल्कि इस कल्लू कल्लम कालिया के लिए बुलाया है, जिसके बाद वो विकी रॉय को दलाल कहकर थप्पड़ मार के वहाँ से जाने लगती है। फिर जैसे ही वो अपना बैग लेकर रूम से बाहर जाती है तो विकी रॉय उसे पीछे से लात मार देता है और शबनम जमीन पर गिर जाती है। फिर विकी उस नाइजीरियन ऑफिसर को अपने फार्म हाउस पर लेकर जाता है, जहाँ पर 15 साल की 2 लड़कियां थी जो कि काफी डरी हुई थी। फिर विकी उस ऑफिसर को उन दोनों के साथ भेज देता है और खुद अपने कमरे में जाकर सो जाता है। फिर सुबह होते ही विकी का नौकर उसको जगाने आता है और बताता है कि वो दोनों लड़कियां मर चुकी हैं। फिर विकी अपने ड्राइवर को उन दोनों लाशों को ठिकाने लगाने के लिए भेज देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। आज जब विकी अपने मैनेजर शरद के साथ बातें कर रहा था, तभी विकी रॉय के घर के बाहर पुलिस आ जाती है। फिर पुलिस वाले विकी रॉय को बताते हैं कि तुम्हारी गाड़ी को चेक पोस्ट पर पकड़ लिया गया है, उसमें से 2 लड़कियों की लाश बरामद हुई है। फिर विकी कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, जाओ जाकर ड्राइवर को पकड़ो, लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते। वो कहते हैं कि गाड़ी तुम्हारे नाम पर रजिस्टर थी। फिर पुलिस वाले उसे पकड़कर जेल में ले जाने लगते हैं। तभी विकी रॉय के अरेस्ट होने की बात मीडिया में आग की तरह फैल जाती है, क्योंकि विकी रॉय सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था बल्कि वो एक होम मिनिस्टर का बेटा था। अब विकी के गिरफ्तारी की न्यूज को देखकर शबनम बहुत खुश होती है और कहती है कि इसके जैसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब देखते ही देखते इस केस को 3 साल बीत जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि अंडमान के एक आइलैंड पर कुछ आदिवासी लोग अपने देवता को खुश करने के लिए रिचुअल कर रहे थे। उस समय वहाँ पर एक शहरी आदमी भी बैठा हुआ था। फिर जब आदिवासियों का रिचुअल खत्म होता है तो वो शहरी आदमी आदिवासियों के मंदिर में से एक मूर्ति चुरा लेता है। फिर सुबह जब उन आदिवासियों को पता चलता है कि उनके भगवान की मूर्ति किसी ने चोरी कर ली है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी तरफ न्यूज में एक एंकर विकी रॉय के केस पर ही बात कर रहा था। वो बताता है कि हाई कोर्ट ने तो विकी को दोषी मान लिया है, लेकिन विकी रॉय ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल दी। अब एक तरफ तो विकी का नाम मीडिया में उछाला जा रहा था और दूसरी तरफ नागरिक नाम का एक व्लॉगर विकी रॉय के केस पर पिछले 3 सालों से काम कर रहा था और वो विकी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आग भी उगलते रहता था कि विकी रॉय ने किस ईयर में कौन कौन से कांड किए हैं। नागरिक का मानना था कि विकी रॉय देश के नाम पर एक धब्बा है, लेकिन उस व्लॉगर की पहचान किसी को भी नहीं पता थी। फिर विकी के पिता जगन्नाथ दिल्ली के सीएम से बात करने के लिए जाते हैं और उनको ऑफिसर से एविडेंस बदलवाने के लिए कहते हैं ताकि विकी को इस केस में गुनहगार साबित न किया जा सके। फिर विकी के पिता इन्वेस्टिगेशन कर रहे सभी पुलिस वालों को खरीद लेते हैं और फिर एविडेंस बदले जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट विकी रॉय को बाइज्जत बरी कर देती है। फिर विकी के पिता जगन्नाथ अपने गुरु से बात करते हैं और उनको विकी के बाइज्जत बरी होने के बारे में भी बताते हैं। फिर बाबा कहते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन पुलिस ने मेरी दवाई बनाने वाली फैक्ट्री पर रेड कर दी है, इस बारे में तुम सीएम से बात कर लो। लेकिन इतने में पुलिस वाले बाबा के आश्रम पर भी रेड कर देते हैं।
और बाबा को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है। उस समय आदिवासियों से वो चुराई हुई मूर्ति भी यहीं पर पड़ी थी, जिसको फिर से कोई चुरा लेता है। फिर विकी रॉय जब अपने घर आता है तो उसके आने की खुशी में उसकी सौतेली माँ उसकी आरती उतारती है और उसका स्वागत करती है। विकी की एक सौतेली बहन भी थी जिसका नाम था रितु, लेकिन रितु विकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि विकी का बिहेवियर रितु को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर विकी अपने वापस आने की खुशी में एक पार्टी रखता है जहां वो सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेताओं को बुलाता है और इस पार्टी में वो शबनम को भी बुलाता है। फिर शबनम कहती है कि मैं पार्टी वाले दिन मीडिया को एक इंटरव्यू दूंगी और वहां मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बताऊंगी। फिर विकी रॉय अपने बॉडीगार्ड पृथ्वी को कॉल करता है और उसको पार्टी से एक दिन पहले ही शबनम की बहन का एक छोटा सा एक्सीडेंट करवाने के लिए कहता है ताकि शबनम इंटरव्यू में पहुंच ही ना पाए। फिर पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन तभी कोई उस चुराई हुई मूर्ति को यहाँ पर रखकर चला जाता है। तभी शबनम भी अपना इंटरव्यू देकर विकी रॉय को बहुत बदनाम करती है और वो एक झूठा बयान भी देती है कि कुछ समय पहले मैं और विकी रिलेशनशिप में थे, लेकिन विकी ने मुझे होटल में बुलाकर मेरे साथ मारपीट की। तभी हम देखते हैं कि रात को सभी बड़े बड़े नेता पार्टी में आने लगते हैं और यहीं पर मोहन कुमार भी आ जाते हैं जिनको गांधी बाबा के नाम से जाना जाता है। फिर पार्टी में शबनम भी आ जाती है क्योंकि चर्चा में बने रहने के लिए वो इतनी बड़ी पार्टी को मिस नहीं कर सकती थी। फिर पार्टी में विकी शबनम को अपने पास बुलाता है और आज जो उसने विकी के खिलाफ इंटरव्यू दिया था उसके बारे में भला बुरा कहने लगता है। फिर शबनम कहती है कि मैं तो यही चाहती थी कि तुम कभी भी जेल से बाहर ना निकलो, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर विकी रॉय जैसे ही केक कटिंग करता है वहाँ पर आतिशबाजी शुरू हो जाती है और इतने में एक गोली आकर सीधा विकी रॉय को लग जाती है। अब ये गोली किसने और क्यों चलाई ये हमें सेकंड एपिसोड में पता चलेगा। सेकंड एपिसोड में हमें मध्य प्रदेश का सीन दिखाया जाता है और समय था 1992 का। ये वो समय था जब विकी के पिता जगन्नाथ राजनीति में आने के बारे में सोच रहे थे। फिर वो अपने दोस्त शशिकांत से कहते हैं कि हम राजनीति में आएंगे और पूरे छत्तीसगढ़ पर राज करेंगे। तभी वहाँ पर विकी आ जाता है जिसकी बचपन से ही अपने पिता के साथ कुछ खास नहीं बनती। फिर बदतमीजी करने के कारण जगन्नाथ अपने बेटे विकी को सॉरी बोलने के लिए कहता है, लेकिन जब विकी सॉरी नहीं बोलता तो जगन्नाथ पृथ्वी को कहकर उसकी पीठ पर आई एम सॉरी लिखवा देता है। अब कहानी जाती है 2018 में। ये वो समय था जब विकी रॉय के ऊपर केस चल रहा था। उस समय जगन्नाथ छत्तीसगढ़ का होम मिनिस्टर था और उसका दोस्त शशिकांत चीफ मिनिस्टर था, लेकिन विकी के केस के कारण दोनों में ही दूरियां बढ़ने लगी थी। फिर 2021 में जब विकी बेगुनाह साबित हो गया तो अदालत ने उसको इस केस से बरी कर दिया। फिर केस खत्म होने के बाद जगन्नाथ शशिकांत से मिलने जाता है और कहता है कि विकी के केस के कारण मैं पिछले 3 साल से बहुत बिजी रहा हूँ, लेकिन अब मैं फिर से राजनीति में आना चाहता हूँ। लेकिन शशिकांत कहता है कि पहले ही तुम्हारे बेटे के कारण पार्टी का नाम काफी खराब हो गया है, बेहतर होगा कि तुम इलेक्शन से दूर रहो। इस बात पर जगन्नाथ गुस्सा हो जाता है और उसको सरकार गिराने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। फिर जगन्नाथ अपने असिस्टेंट को कहकर पार्टी के सभी नेताओं को मीटिंग पर अपने घर बुलाता है, लेकिन रात होने पर भी कोई भी उसके घर नहीं आता क्योंकि शशिकांत ने पहले से ही सभी नेताओं को जगन्नाथ से मिलने के लिए मना कर दिया था। अब जगन्नाथ को इलेक्शन के लिए फंड चाहिए था ताकि वो पार्टी के सभी नेताओं को खरीद सके, इसलिए वो अपने बेटे विकी से हेल्प मांगता है, लेकिन विकी उसे फंड देने से साफ साफ मना कर देता है कि अभी अभी मैं जेल से आया हूँ और मुझे अभी अपने बिजनेस को रिवाइव करना है और आप तो वैसे भी बूढ़े हो गए हैं, इसलिए आपको राजनीति छोड़कर मेरे साथ बिजनेस करना चाहिए। ये बात सुनकर जगन्नाथ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने अपना लगभग 300 करोड़ रुपया विकी को बचाने में ही लगा दिया था। फिर रात होने पर जगन्नाथ अपने गुरुजी को फोन करता है और पूछता है कि क्या किसी अपने को मारने से पाप लगता है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि शरीर तो नश्वर है और आत्मा अमर है, तुम बस एक शरीर की आत्मा को मुक्त कर रहे हो, यानी कि किसी अपने को मारने से तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। दूसरी तरफ रिपोर्टर देशमुख एक बार में जाता है और यहाँ पर वो एक लड़की के साथ डेट पर आया हुआ था। फिर वो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और फिर वो लड़की बताती है कि मैं एक डेटा मॉनिटरिंग कंपनी में काम करती हूँ और कई बार मुझे लोगों के उल्टे सीधे कॉल भी सुनने पड़ते हैं। फिर देशमुख उस लड़की को अपनी बातों में फंसाकर कहता है कि मुझे भी कुछ लोगों की कॉल्स को सुनना है और इस काम में तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। फिर वो लड़की भी देशमुख की हेल्प करने के लिए मान जाती है। अब समय आता है पार्टी से 4 दिन पहले का। तभी हम देखते हैं कि पृथ्वी शबनम की बहन का एक्सीडेंट करने के लिए जाता है, लेकिन उस लड़की को देखते ही पृथ्वी उसको किडनैप करके अपने घर ले आता है
और फिर बंदूक दिखाकर उस लड़की को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। तभी पृथ्वी के पास जगन्नाथ का फोन आता है और जगन्नाथ उसको अपने बेटे विकी को मारने का ऑर्डर देता है, वो भी उसी की पार्टी में। लेकिन पृथ्वी तो जगन्नाथ से ज्यादा उसके बेटे विकी का वफादार था। फिर फोन काटने के बाद वो विकी के पास फोन करता है और उसको ये सारी बात बता देता है। लेकिन विकी कहता है कि पार्टी के दिन तुम मेरे पिता जगन्नाथ को ही जान से मार देना, और पृथ्वी जगन्नाथ को मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर पृथ्वी जैसे ही फोन काटता है तभी शबनम की बहन बंदूक उठाकर पृथ्वी को गोली मार के वहाँ से भाग जाती है और पृथ्वी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, यानी कि पार्टी वाली रात को। इस समय जगन्नाथ पृथ्वी को बार बार फोन किए जा रहा था, लेकिन वो कोई भी फोन का जवाब नहीं देता। फिर विकी को गोली लगने के बाद जगन्नाथ को यही लग रहा था कि ये काम पृथ्वी का होगा। लेकिन जब पुलिस वाले पार्टी में आए सभी लोगों की तलाशी लेने लगते हैं तो वहाँ पुलिस को 2 लोगों के पास गन मिलती है, जिनमें से एक का नाम था मुन्ना। फिर पुलिस वाले उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। फिर अगले दिन जगन्नाथ अंबिका प्रसाद को मिलने के लिए फोन करता है और अंबिका प्रसाद जगन्नाथ को अपने घर पर बुला लेता है। उस समय ये सारी बातें रिपोर्टर देशमुख भी सुन रहा था, क्योंकि उस लड़की ने ही जगन्नाथ का नंबर देशमुख को टैप करके दिया था। फिर जब जगन्नाथ अंबिका प्रसाद से मिलने जाता है तो अंबिका प्रसाद जगन्नाथ को एक सलाह देता है कि तुम कल ही विधानसभा जाकर वहाँ पर रोने का नाटक करोगे। फिर जगन्नाथ बिल्कुल ऐसा ही करता है और विधानसभा के अंदर पहुंचकर शशिकांत पर अपने बेटे विकी को मारने का आरोप लगा देता है और इस केस की छानबीन करने के लिए सीबीआई की जांच भी मांगता है। फिर अंबिका प्रसाद सीबीआई ऑफिसर सूरज सिंह को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि तुम कुछ भी करो लेकिन इस केस में शशिकांत का नाम ही आना चाहिए, और वो ऑफिसर शशिकांत को फंसाने के लिए मान जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 3rd एपिसोड में हम देखते हैं पुलिस ने विकी के मर्डर के शक के आधार पर जिन 2 लड़कों को पकड़ा था उनको पुलिस स्टेशन में लेकर आते हैं और वो प्राचीन मूर्ति भी पुलिस स्टेशन में एविडेंस के रूप में लाई जाती है। दूसरी तरफ नागरिक ऑनलाइन आकर सबको बताता है कि ऊपर वाले ने न्याय किया है, क्योंकि विकी राय की गाड़ी में से ही उन दोनों लड़कियों की लाशें मिली थी। इसीलिए ऊपर वाले ने विकी राय को किसी दूसरे के हाथों से मरवा दिया। फिर जगन्नाथ विकी का अंतिम संस्कार करता है। अब विकी के मर्डर केस की जांच करने के लिए सीबीआई ऑफिसर सुधा को भी बुलाया जाता है और ये वही ऑफिसर थी जिन्होंने पहले भी विकी के केस पर काम किया था। तभी रिपोर्टर देशमुख भी इनसे आकर मिलता है और पूछता है कि विकी राय के केस में सभी सबूतों को मिटाने के लिए आपको कितने पैसे मिले थे। ये बात सुनकर सुधा गुस्सा हो जाती है और उसको एक थप्पड़ जड़ देती है और ये सारी बातें रिपोर्टर देशमुख अपने छिपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। अब सुधा और सूरज दोनों मिलकर विकी राय के केस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत पार्टी में पकड़े गए उन्हीं दोनों लड़कों से होती है। फिर सुधा मुन्ना से पूछताछ करती है और अपने जूनियर ऑफिसर मनजोत को मुन्ना के घर पर भी भेजती है, लेकिन वहां जाने पर ऑफिसर को मुन्ना के घर पर उसके दोस्त ललन की लाश मिलती है। फिर सुधा मुन्ना से पूछती है कि बता, तूने विकी और अपने दोस्त ललन को क्यों मारा। फिर मुन्ना कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा और बताता है कि हम दोनों सामान चोरी किया करते थे और फिर अपने कनेक्शन का यूज करके उस सामान को इधर उधर बेच दिया करते थे। मुन्ना की एक बहन भी थी जिसका नाम था रितु। रितु का पूरा चेहरा जला हुआ था, इसलिए मुन्ना रितु के ऑपरेशन करने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था और वो खुद भी दुबई जाना चाहता था। रितु एक सोशल वर्कर थी जो कि गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किया करती थी। तभी एक दिन जब ललन मॉल में सामान बेच रहा था तभी पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, लेकिन मुन्ना पुलिस वालों को घूस देकर ललन को छुड़वा लेता है। फिर मुन्ना और ललन दोनों पार्टी करने के लिए ढाबे पर पहुंच जाते हैं। उस समय बिल्लू नाम का एक इंसान मुन्ना का पीछा कर रहा था और इसी तरह उसने मुन्ना के ठिकाने का भी पता लगा लिया। फिर एक दिन बिल्लू मुन्ना के ठिकाने पर पहुंच गया और ललन को मार डाला। फिर वो अपने चोरी हुए पैसों को ढूंढने लगा जिसको मुन्ना ने ही चुराया था। फिर जब मुन्ना ने बिल्लू को उसके पैसे लुटाए तो उसने देखा कि उस बैग में से कुछ पैसे कम हैं। फिर पूछने पर मुन्ना बताता है कि मैंने इसमें से 12 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। ये बात सुनकर बिल्लू मुन्ना को मारने लगता है, लेकिन मुन्ना उसे धक्का देकर वहाँ से भाग निकलता है। फिर अगले दिन सुबह मुन्ना अपने घर आता है और ललन को देखकर सोचता है कि अगर मैं इसे रात को ही हॉस्पिटल ले जाता तो शायद इसकी जान बच सकती थी, लेकिन अब बेचारा मर गया। दरअसल मुन्ना अपने दोस्त को बहुत ही प्यार करता था, इसलिए मुन्ना उस आदमी से बदला लेने के लिए एक गन भी खरीद लेता है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में।
अब सुधा को लग रहा था कि वो पैसे विकी की सुपारी के थे। फिर सुधा मुन्ना से पूछती है कि तुम्हारे साथ जो लड़का पकड़ा गया है, क्या तुम उसको जानते हो? लेकिन मुन्ना कहता है मैं उसे नहीं जानता, बस इतना पता है कि वो कभी कभार मेरी बहन के साथ मिलकर सोशल वर्कर का काम करता है। फिर जब ऑफिसर सूरज उस लड़के से पूछताछ करने के लिए जाता है तो उनको पता चलता है कि ये लड़का अंडमान से है। फिर सूरज पूछता है कि तुम विकी राय के घर पर क्या कर रहे थे? फिर वो लड़का अपनी टूटी फूटी हिंदी में जवाब देता है कि मैं किसी विकी राय को नहीं जानता, मैं तो बस वहाँ अपने भगवान इंगेताई की मूर्ति को लेने के लिए गया था। और ये लड़का ये भी बताता है कि मैं मुन्ना की बहन रितु का दोस्त हूँ। तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है और सूरज को कुछ फाइल्स देता है। फिर सूरज उन फाइल्स को देखता है और कहता है कि तुम्हारा नाम तो माइकल है ना, और तुम नाइजीरिया से हो। फिर सूरज उस लड़के को पीटने लगता है और पूछता है कि अब बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है? फिर वो लड़का बताता है कि मेरा असली नाम इकैती है और माइकल मुझे चेन्नई में मिला था। उसने मेरी हेल्प करने के बहाने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया। दरअसल माइकल पर मर्डर केस चल रहा था। फिर उसने मुझे एक ऐसी जगह पर भेजा जहां पर पुलिस वालों ने मुझे माइकल समझकर पकड़ लिया। दरअसल माइकल बिहार में खून करके भागा हुआ था। बिहार का एक ऑफिसर पिछले 1 साल से उसका पीछा भी कर रहा था और वो ऑफिसर उसको पकड़कर बिहार ले जाने के लिए आया था। अब पुलिस वालों को पता चल चुका था कि ये माइकल नहीं इकैती है, लेकिन चेन्नई की पुलिस का अभी भी यही कहना था कि यही माइकल है और अब हमें इसको ही लेकर जाना होगा। फिर वो ऑफिसर ट्रेन से इकैती को अपने साथ ले जाने लगता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 4th एपिसोड की शुरुआत उसी आइलैंड से होती है जहां पर इकैती रहा करता था। जब से किसी ने इनके भगवान की मूर्ति को चुराया है तब से ही यहाँ के लोग बीमार रहने लगे हैं और कईयों की तो मौत भी हो चुकी है। तभी अशोक नाम का एक वेलफेयर ऑफिसर इनके आइलैंड पर जाता है और वहाँ जाकर उनके मुखिया से मिलता है। फिर उनका मुखिया अशोक को बताता है कि कुछ सालों पहले यहाँ पर बनर्जी नाम का एक ऑफिसर आया था और जरूर उसी ने हमारे भगवान एंगताई को चुरा लिया है। जब से उसने हमारे भगवान एंगताई को चुराया है तभी से हमारे गांव की हालत बहुत खराब हो गई है। फिर मुखिया अशोक के साथ इकैती को भेजता है ताकि उनकी मूर्ति वापस लाई जा सके। फिर अशोक और इकैती कोलकाता में जाकर बनर्जी से मिलते हैं। फिर इकैती जब बनर्जी से अपने भगवान के बारे में पूछता है तो बनर्जी बताता है कि मेरा एक छोटा भाई था, उसकी दोनों किडनी फेल हो गई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि किडनी को ट्रांसप्लांट करना होगा जिसमें बहुत पैसे खर्च होने वाले थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी भगवान की मूर्ति को चुराया था, लेकिन फिर भी मैं अपने छोटे भाई को बचा नहीं पाया। कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। फिर जब अशोक बनर्जी से पूछता है कि तुमने मूर्ति कहाँ बेची तो बनर्जी एक एंटिक शॉप का एड्रेस बताता है। फिर अशोक और इकैती उस दुकान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर देखते हैं कि वो दुकान जलकर राख हो चुकी थी। फिर अशोक इस एंटिक शॉप ओनर से उसी मूर्ति के बारे में पूछता है। फिर शॉप ओनर बताता है कि मैंने उस मूर्ति को कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु के किसी बंदे को बेच दिया था। फिर जब अशोक और इकैती तमिलनाडु में उस बंदे के घर पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिसने इस मूर्ति को खरीदा था उसकी तो मौत हो चुकी है। फिर इकैती घर के हर एक कमरे में जाकर अपने भगवान की मूर्ति को ढूंढने लगता है, लेकिन जब उसे मूर्ति नहीं मिलती तो इकैती एक औरत से उस मूर्ति के बारे में पूछता है। फिर वो औरत बताती है कि मैंने उस मनहूस मूर्ति को किसी और को बेच दिया था। फिर वो औरत इकैती को वो एड्रेस बताती है जहां उसने उस मूर्ति को बेचा था। फिर जब अशोक उस एड्रेस को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो मूर्ति अभी झारखंड में मौजूद आत्मदेव बाबा के पास है और यही आत्मदेव बाबा जगन्नाथ का गुरु था। फिर अशोक इकैती को कहता है कि झारखंड तो यहाँ से बहुत दूर है और मेरे पास इतने रुपए नहीं है कि मैं तुम्हें वहाँ पर अपने साथ लेकर जाऊँ। एक काम करो, तुम अंडमान वापस लौट जाओ, मैं अकेला जाकर तुम्हारे भगवान की मूर्ति को लेकर आऊंगा। लेकिन इकैती अशोक को यहीं पर छोड़कर खुद उस मूर्ति को लेने चला जाता है। फिर वहीं पर उसकी मुलाकात हुई माइकल से। फिर तमिलनाडु पुलिस ने उसको माइकल समझकर पकड़ लिया और बाद में उसे बिहार की पुलिस को सौंप दिया। फिर वो पुलिस वाला इकैती को 500 रुपए देकर कहता है कि सुबह होते ही झारखंड स्टेशन पर उतर जाना। दूसरी तरफ मुन्ना, सुधा और कुछ पुलिस वालों को एक फ्लाईओवर के पास लेकर आता है और बताता है कि मैंने वो पैसों वाला बैग यहीं से चुराया था, फिर मैंने उसे अपने घर पर ले जाकर रख दिया। इसी पैसों वाले बैग को हासिल करने के लिए बिल्लू मुन्ना का पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ इकैती झारखंड पहुंचने के बाद उस गुरुजी के पास भी पहुंच जाता है और यहीं पर वो अपने भगवान की मूर्ति को देख लेता है। इस वक्त गुरुजी जगन्नाथ से बात कर रहे थे। तभी पुलिस की रेड के कारण गुरुजी को वहां से भागना पड़ता है, लेकिन कोई अनजान बंदा इस मूर्ति को चुरा कर ले जाता है। अब वो मूर्ति ना तो गुरुजी के हाथ लगती है
और ना ही इकैती के हाथ लगती है। फिर इसी आश्रम में इकैती को अशोक भी मिल जाता है, लेकिन वो मूर्ति अशोक ने भी नहीं उठाई थी। अब किसी को भी नहीं पता था कि वो मूर्ति कहाँ है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी शरद सीबीआई ऑफिस में आकर सुधा को बताता है कि कुछ दिनों पहले विकी को धमकी भरी कॉल्स भी आया करती थी। तभी मनजोत एक घर में जाता है जहाँ कुछ दिन पहले इकैती रहा करता था। फिर घर में छानबीन करने पर मनजोत को कुछ पोस्टर मिलते हैं और इन पोस्टर में गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बातें लिखी हुई थी। फिर सूरज उन पोस्टर को दिखाकर इकैती से पूछताछ करता है कि ये पोस्टर तुम्हारे घर में क्या कर रहे थे। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। तभी हम अशोक और इकैती को देखते हैं। अशोक इकैती को कहता है कि तुम्हारे भगवान की मूर्ति का पता चल गया है। वो मूर्ति फिलहाल विकी राय के घर में है। फिर इकैती कहता है चलो हम वहां पर जाकर मूर्ति को ले आते हैं, लेकिन अशोक कहता है कि वहां जाना इतना आसान भी नहीं है। मैं वहां जाकर तुम्हारे भगवान की मूर्ति को लेकर आऊंगा, तब तक तुम यहीं पर रहोगे। फिर जब मैं वो मूर्ति तुम्हें दे दूंगा तब तुम अकेले ही अपने आइलैंड लौट जाना। फिर अशोक से बात करने के बाद जब इकैती वहां से जाने लगता है तो रितु उसे रोक लेती है और कहती है कि कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर में एक बूढ़ा आदमी भी रहने वाला है, तुम्हें कुछ दिनों तक उसे अपने साथ ही रखना होगा। फिर रात को वो बूढ़ा आदमी इकैती के घर पर पहुंच जाता है और सुबह होने पर वो अपने कुछ साथियों को भी वहां पर बुला लेता है। ये सभी लोग तेलुगु में बात किया करते थे, जो कि इकैती को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। तभी रितु को पता चलता है कि जिस बूढ़े आदमी को उसने अपने घर में जगह दी थी वो बूढ़ा आदमी एक नक्सलवादी है और पुलिस भी उस आदमी की तलाश में है। फिर जब वो बूढ़ा आदमी अपने साथियों के साथ कोई खतरनाक प्लान बना रहा था तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर सभी लोग मिलकर उस बूढ़े आदमी को वहां से ले जाने लगते हैं, लेकिन इतने में पुलिस को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो बूढ़ा आदमी और उसके साथी इस समय बस्ती में है। फिर पुलिस उस बस्ती को चारों तरफ से घेर लेती है और उन सभी नक्सलवादियों का एनकाउंटर कर देती है। फिर वो लोग बस्ती वालों से पूछने लगते हैं कि वो बूढ़ा आदमी कहाँ पर रहा करता था, लेकिन कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता। ये सारी बातें इकैती सूरज को बता रहा था, क्योंकि सूरज का ही सवाल था कि वो पोस्टर तुम्हारे घर में कैसे आए। फिर सूरज मनजोत को फोन करके ये पता करने के लिए कहता है कि क्या सच में बस्ती में कुछ दिन पहले एनकाउंटर हुआ था। दूसरी तरफ सुधा अपने हस्बैंड से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। दरअसल 3 साल पहले उसके हस्बैंड का एक कार एक्सीडेंट हो गया था और तभी से लेकर अब तक वो हॉस्पिटल में ही भर्ती है। फिर सुधा मनजोत को फोन करके ये बताती है कि तुम्हें सुबह 9 बजे बंसल के घर पर पहुंचना है। फिर सुबह जब मनजोत बंसल के घर पर जाता है तो उस समय बंसल अपने बेटे के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रहा था, क्योंकि आज उसके बेटे का बर्थडे है। फिर बंसल मनजोत को भी अपने साथ ले जाता है। तभी रास्ते में बंसल मनजोत को बताता है कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी किसी ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया और मेरे बेटे को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने मुन्ना के दोस्त ललन को जान से मारा था। उस आदमी का नाम बिल्लू है। बिल्लू ने बंसल को कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए कहा था। अब बंसल को अपना बेटा चाहिए था, इसलिए वो बिल्लू की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गया। बिल्लू ने ही बंसल को वो पैसों वाला बैग फ्लाईओवर के नीचे रखने के लिए कहा था। फिर बंसल ने जब वो पैसों वाला बैग फ्लाईओवर के नीचे कचरे के डिब्बे के पास रखा तो बिल्लू बंसल के बेटे को फ्लाईओवर के पास ही छोड़कर चला गया। फिर अपना बेटा मिलने के बाद बंसल ने होशियारी दिखाने की कोशिश की और वापस उस बैग को लेकर वहां से जाने लगा। फिर मुन्ना बंसल के हाथों में से वो बैग छीनकर वहां से भागने लगता है और ये सब कुछ होते हुए दूर से बिल्लू और उसका साथी भी देख लेते हैं। फिर बिल्लू ने मुन्ना का पीछा करके उसके ठिकाने का पता लगा लिया और वहां जाकर अपने पैसों वाला बैग उससे ले लिया। दूसरी तरफ मनजोत एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाता है। फिर वो बंसल को बिल्लू का हुलिया बताने के लिए कहता है। तभी मनजोत के पास सुधा का फोन आता है और वो कहती है कि विकी की पार्टी के दिन जो कोई भी वीडियो बना रहा था मुझे उन सब के मोबाइल में से वो वीडियो चाहिए। फिर थोड़ी देर में वो स्केच आर्टिस्ट बिल्लू का चेहरा बनाकर तैयार कर देता है और बंसल और उसका बेटा भी बिल्लू को पहचान जाते हैं। तभी बंसल का बेटा कहता है कि जब बिल्लू ने मुझे किडनैप किया था तो वो हमेशा एक बिरयानी होटल में जाकर ही खाना खाया करता था। फिर सभी पुलिस वाले बिल्लू को गिरफ्तार करने के लिए उसी होटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन बिल्लू पुलिस वालों को देखकर वहां से भागने लगता है। फिर मजबूरन सुधा को बिल्लू के पांव में गोली मारनी पड़ती है और फिर वो उसे पकड़ लेती है। फिर पूछताछ करने पर यह बात कंफर्म हो जाती है कि मुन्ना ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच कहा था। फिर सूरज अंबिका प्रसाद को विकी के केस की पूरी स्टोरी बताता है। फिर सभी बातों को सुनने के बाद अंबिका प्रसाद सूरज को कहता है
कि तुम एक ऐसी कहानी बनाओ कि शशिकांत और नक्सलवादियों का आपस में कोई कनेक्शन निकल आए और बाकी का सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं सीबीआई वाले पार्टी में बनी सभी वीडियो को ध्यान से देख रहे थे। तभी उन्हें एक वीडियो में पार्टी के दौरान मोहन कुमार के हाथों में गन दिखाई देती है और ये वही है जिसको हमने फर्स्ट एपिसोड में भी देखा था। अब सभी ऑफिसर्स को बस यही लग रहा था कि मोहन कुमार ने ही विकी राय को मारा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड की शुरुआत होती है पास्ट से। ये है मोहन कुमार, बिहार का चीफ मिनिस्टर, और इसी के साथ वो बहुत सारी कंपनियों में बोर्ड डायरेक्टर की पोजीशन पर भी था। लेकिन मोहन कुमार इतना बूढ़ा हो जाने के बावजूद भी रीता नाम की एक लड़की के चक्कर में फंसा हुआ था। ये बात मोहन कुमार की पत्नी को भी पता थी। फिर मोहन कुमार रीता के साथ गांधी जी की नई बनी मूर्ति को देखने के लिए जाता है। उस समय वहाँ पर विकी राय भी मौजूद था। अब रीता आई तो मोहन कुमार के साथ थी, लेकिन विकी राय को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ ही चली जाती है। अब मोहन कुमार तो पहले से ही विकी को पसंद नहीं करता था और ये सब देखकर मोहन कुमार विकी राय से और भी ज्यादा जलने लगता है। तभी इसी म्यूजियम में एक बंदा वहाँ पर रखे हुए कुछ सामान को छेड़ने लगता है। तभी गांधी जी के हाथ से एक लाठी मोहन कुमार के सिर पर जा गिरती है, जिसकी वजह से मोहन कुमार के सिर पर गहरी चोट लग जाती है। सिर पर चोट लगने की वजह से मोहन कुमार गांधी जी की तरह ही एक्ट करने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद मोहन कुमार साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं और बताते हैं कि सिर पर चोट लगने के बाद से मेरा करैक्टर अपने आप ही बदलने लगता है। मैं कभी तो महात्मा गांधी बन जाता हूँ और कभी अपनी लाइफ में वापस आ जाता हूँ। जब पिछली बार मैं महात्मा गांधी बना था तब मैंने सभी दारू की बोतलें अपने घर से बाहर फेंक दी। मैंने अलग अलग संस्थाओं में भी बहुत सारा दान दे दिया और कुछ जगह पर जाकर धरना भी लगाया। फिर डॉक्टर मोहन कुमार को कहते हैं कि आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में महात्मा गांधी बस चुके हैं। फिर मोहन कुमार कहता है कि जब मैं पीएचडी कर रहा था तब मैं गांधी जी के ऊपर किताब लिख रहा था। फिर सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर मोहन कुमार को कहते हैं कि मुझे आपको ठीक करने के लिए आपको हिप्नोटाइज करना होगा। ये बात सुनने के बाद मोहन कुमार डॉक्टर से कहता है कि पता नहीं तुम लोग हिप्नोटाइज के दौरान मुझसे क्या क्या सवाल करोगे और पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या कांड बाहर निकल आएंगे। अगर कोई और रास्ता है तो बताओ, मैं ये हिप्नोटाइज तो नहीं करूंगा। फिर डॉक्टर मोहन कुमार को अपना दिमाग ठंडा रखने के लिए कहता है और स्ट्रेस को कम करने की सलाह देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी सूरज, सुधा और मंजोत सभी मिलकर मोहन कुमार के घर जाते हैं क्योंकि मोहन कुमार चीफ मिनिस्टर थे। फिर सुधा बहुत ही केयरफुली तरीके से उनके साथ इस मामले को डील करती है और मोहन कुमार से पूछती है कि विकी के पार्टी के दिन क्या आप भी वहाँ पर मौजूद थे। फिर मोहन कुमार की वाइफ बताती है कि हाँ, ये अपने ड्राइवर के साथ उस पार्टी में गए थे। फिर वो मोहन कुमार के रूम में जाकर दीवारों पर लगे हुए अखबार के कटिंग को जलाने लगती है क्योंकि इनमें मोहन कुमार ने विकी रॉय के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा किए हुए थे। फिर सुधा मोहन कुमार से उसकी गन के बारे में पूछती है। मोहन कुमार बताता है कि मेरी गन कहीं पर खो गई है या फिर मैं उसको कहीं रख कर भूल गया हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर सुधा बताती है कि हमें आपकी गन विकी राय की पार्टी में मिली है। तभी मोहन कुमार की वाइफ सुधा को अकेले में बुलाकर बताती है कि इनको मेंटली प्रॉब्लम है, कभी तो ये महात्मा गांधी बन जाते हैं और कभी मोहन कुमार। ये बात सुनकर सुधा और सूरज मोहन कुमार को मंजोत के साथ हॉस्पिटल भेज देते हैं। फिर सूरज शरद से मिलने जाता है और शरद से विकी राय और मोहन के बारे में पूछने लगता है। शरद बताता है कि इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, ये दोनों ही एक दूसरे को नापसंद करते थे। फिर सूरज शरद को कहता है कि अगर सुधा या उसकी टीम में से कोई भी तुमसे इस बारे में पूछे तो तुम बताना कि विकी और मोहन की आपस में बहुत अच्छी बनती थी। दूसरी तरफ सुधा मोहनलाल के ड्राइवर ब्रिजलाल से पूछताछ करती है। फिर ब्रिजलाल बताता है कि एक दिन कार के एक्सीडेंट के बाद मोहन कुमार का करैक्टर चेंज हो गया। फिर वो अपनी कार से बाहर निकलकर जिस कार का एक्सीडेंट उनके साथ हुआ था उस कार के ड्राइवर का हाल चाल पूछने लगे। फिर एम्बुलेंस को फोन करने के बाद वो मुझसे पूछने लगे कि ब्रिजलाल हम कहाँ जा रहे हैं। फिर मैंने उनको बताया कि हम हर रोज की तरह रीता मैम के घर पर जा रहे हैं। फिर सूरज रीता के घर पर पहुंचकर उससे मोहन कुमार के बारे में पूछताछ करने लगता है कि आपने मोहन कुमार के अंदर पहली बार गांधी जी को कब देखा। फिर रीता बताती है कि हर दिन की तरह उस दिन भी वो मेरे घर पर आए थे, मैं डेली रूटीन के हिसाब से उनका स्वागत कर रही थी और उस समय मोहन कुमार गांधी जी के करैक्टर में ही थे। फिर वो मुझे अपनी बहन समझने लगे। ये सब देखकर तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं मोहन कुमार पर गुस्सा हो गई और मैंने उनको अपने घर से जाने के लिए कहा। फिर रीता सूरज को बताती है कि उस दिन के बाद से मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा। दूसरी तरफ मोहन कुमार की बीवी सुधा को आगे की कहानी बताती है कि मोहन कुमार जब घर पर आए
तो उनका तो हुलिया ही बदला हुआ था। उनके बात करने का तरीका और पहनावा भी कुछ अलग था। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए मोहन कुमार लोगों की हेल्प करने लगे और विकी के खिलाफ कुछ सबूतों को भी इकट्ठा किया। फिर जब सुधा मोहन कुमार के घर की तलाशी लेती है तो उसको मोहन कुमार के घर के बाहर कुछ जले हुए पेपर्स की कटिंग मिलती है। उन पेपर्स कटिंग को मोहन कुमार की वाइफ ने ही जलाया था। फिर सुधा मोहन कुमार की वाइफ से पूछती है कि तुमने इन पेपर्स को क्यों जलाया। फिर वो बताती है कि ये सब कुछ मोहन कुमार के अंदर जो महात्मा गांधी छिपे हैं उनका ही काम है। दरअसल मेरे पति विकी पर केस करना चाहते थे, इसीलिए वो इन सबूतों को इकट्ठा कर रहे थे। दूसरी तरफ सूरज एक फॉरेस्ट ऑफिसर को कॉल करके रेडी रहने के लिए कहता है कि कुछ देर बाद मैं तुम्हें एक ऑर्डर दूंगा। उस समय उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने कुछ मासूम गांव वालों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। अब कहानी पास्ट में जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मोहन कुमार उस पार्टी में महात्मा गांधी बने हुए थे। फिर पार्टी में वो विकी को धमकी देते हैं कि मैं तुम पर केस करने वाला हूँ, लेकिन विकी गुस्से में आकर मोहन कुमार का गला दबाने लगता है। फिर मोहन कुमार भी गुस्से में आकर अपनी गाड़ी से गन निकाल लाता है। तभी जब आतिशबाजी के समय सब लोग आसमान की तरफ देख रहे थे तो मौका पाते ही मोहन कुमार अपनी गन से विकी राय पर फायर कर देता है और जल्दबाजी में मोहन कुमार के हाथ से उसकी गन नीचे गिर जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। मनजोत ने ब्रिजलाल पर नजर रखी हुई थी। फिर ब्रिजलाल किसी बंदे से मुलाकात करता है और उसको कुछ पार्सल देता है। तभी वहां पर भूकंप आ जाता है और इस भूकंप की वजह से मोहन कुमार फिर से महात्मा गांधी बन जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये क्या नौटंकी करता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं सूरज फॉरेस्ट ऑफिसर को कॉल करके बताता है कि जिन गांव वालों को तुमने बंदी बनाकर रखा हुआ है उनमें से किसी एक बंदे का फोन लेकर उसमें शशिकांत के मैनेजर का नंबर सेव कर दो और फिर जब मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा तब उसे कॉल करना। दूसरी तरफ अंबिका प्रसाद एक मशहूर जर्नलिस्ट को बुलाता है और उसको सीएम शशिकांत का इंटरव्यू लेने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम्हें इंटरव्यू के दौरान शशिकांत से उसकी कॉलेज लाइफ के बारे में पूछना होगा कि क्या कॉलेज डेज में शशिकांत प्रोग्रेसिव पीपल पार्टी का हिस्सा थे। दरअसल ये ग्रुप नक्सलवादियों का ग्रुप था और अंबिका प्रसाद शशिकांत को झूठे केस में फंसाना चाहते थे। दूसरी तरफ सुधा ब्रिजलाल को पुलिस स्टेशन लेकर आती है क्योंकि कल रात को ब्रिजलाल ने किसी बंदे को पार्सल दिया था। फिर पूछताछ करने पर ब्रिजलाल बताता है कि मैंने उस बंदे को 5 लाख रुपए दिए थे। फिर सुधा पूछती है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आए। फिर ब्रिजलाल बताता है कि पार्टी के दिन जब मोहनलाल ने अपनी गाड़ी में से गन निकाली तब उनको गाड़ी में से गन निकालते हुए मैंने देख लिया था। फिर पार्टी खत्म होने के बाद मोहन कुमार मेरे घर आए। उस समय मोहन कुमार गांधी जी के करैक्टर में थे। फिर उन्होंने मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए दिए और कहा कि जो कुछ भी देखा है भूल जाओ, लेकिन मैंने उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की। फिर उन्होंने मुझे गुस्से में आकर कहा कि मैं तुम्हें जितना दे रहा हूँ उतना रख लो, ज्यादा फैलने की कोशिश मत करो। लेकिन मैं तो 5 लाख रुपए पे अड़ गया। फिर सुधा यही स्टेटमेंट ब्रिजलाल को लिख कर देने के लिए कहती है और साथ में ये भी लिखवाती है उस समय मोहन कुमार अपने ही कैरेक्टर में था, ना कि गांधी जी के। अगले सीन में हम देखते हैं लेडी जर्नलिस्ट शशिकांत से उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाती है। इंटरव्यू के दौरान शशिकांत से वो उसकी कॉलेज लाइफ के बारे में पूछती है कि क्या आप कभी भी प्रोग्रेस पीपल्स पार्टी के मेंबर हुआ करते थे। फिर शशिकांत जवाब देता है कि उस समय मेरा खून गर्म था, इसलिए मैंने उस पार्टी को ज्वाइन किया था। दूसरी तरफ फॉरेस्ट ऑफिसर शशिकांत के मैनेजर को फोन करके कहता है कि सर मैं आपको एक और नंबर देता हूँ, उस पर कॉल कीजिए। फिर वो फॉरेस्ट ऑफिसर उसको मुन्ना की बहन रितु का नंबर देता है। तभी जब मैनेजर रितु को फोन करता है तो रितु उसको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताने लगती है। उस समय उसको ये नहीं पता था कि शशिकांत के मैनेजर ने मुझे क्यों कॉल किया है। तभी सूरज अपनी टीम के साथ मोहन कुमार से मिलने जाता है। उस समय मोहन कुमार गांधी जी बनकर बैठे हुए थे। फिर सूरज मोहन कुमार से मुन्ना और इकैती के बारे में पूछने लगता है, लेकिन मोहन कुमार इन दोनों को ही पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सीबीआई के पास मोहन कुमार के खिलाफ एक वीडियो था जिसमें मोहन कुमार ने पार्टी में गन पकड़ी हुई थी, लेकिन मोहन कुमार का डॉक्टर मोहन कुमार को गिरफ्तार ही नहीं होने देता क्योंकि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। तभी वहां पर मोहन कुमार की वाइफ अपने वकील के साथ आती है और वकील अपने साथ कोर्ट का ऑर्डर भी लाया था कि जब तक मोहन कुमार ठीक नहीं हो जाता तब तक उसे हॉस्पिटल में रहने के आदेश थे। फिर वहां से बाहर आने के बाद सूरज सुधा को कहता है कि मोहन कुमार के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, क्योंकि मोहन कुमार ने जिस एंगल से पार्टी में गन को पकड़ा हुआ था उस एंगल से स्टेज पर खड़े विकी राय को गोली नहीं लग सकती थी। फिर सुधा कहती है कि सर हमारा काम इन्वेस्टिगेशन करना है और इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही पड़ेगी। फिर सूरज कहता है देखिए मैडम ये केस मेरा है और आप सिर्फ मेरी असिस्टेंट हो,
फिर सूरज जब पार्टी में बने एक चिकन को देखता है तो उस चिकन के अंदर से सूरज को एक बुलेट मिलती है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। पार्टी वाले दिन मोहन कुमार ने अपनी गन से गोली चलाई तो थी, लेकिन वो गोली जाकर चिकन को लगी थी। मतलब मोहन कुमार ने भी विकी राय को नहीं मारा। फिर सूरज उस फॉरेस्ट ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि सभी गांव वालों को छोड़ दो। फिर जब वो गांव वाले अपने अपने घर जाने लगते हैं, तभी सभी पुलिस वाले उन गांव वालों को आतंकवादी समझकर गोली मार देते हैं। फिर वो फॉरेस्ट ऑफिसर मीडिया के सामने झूठे सबूत दिखा के उन गांव वालों को आतंकवादी बना देता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुधा और मनजोत जब अपने ऑफिस आते हैं तो एक पुलिस वाला उनको अपने फोन में से एक फोटो दिखाता है। फिर सुधा मुन्ना को वो फोटो दिखाकर पूछती है कि तुम्हारा और अंजलि का क्या चक्कर है। दरअसल अंजलि जगन्नाथ की बेटी थी। फिर मुन्ना कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर सुधा कहती है तू ठहरा चोर और वो ठहरी जगन्नाथ की बेटी, तुम दोनों का मेल कैसे हो गया। फिर मुन्ना अपनी प्यार की कहानी सुनाने लगता है। मुन्ना के दोस्त ने एक फोन को चुराया था। फिर मुन्ना उस फोन को लेकर अपनी जान पहचान के किसी दुकान में जाकर उस फोन को अनलॉक करवा लेता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो मोबाइल किसी और का नहीं बल्कि जगन्नाथ की बेटी अंजलि का था। इसलिए मुन्ना उस फोन को कहीं भी नहीं बेचता और अगले दिन जाकर वो फोन अंजलि को वापस कर देता है। फिर जब अंजलि अपने घर जाने लगती है तो मुन्ना उसको फोन करके बताता है कि जिस बंदे ने आपके फोन को लुटाया उसी बंदे ने ही आपके फोन को चुराया था। फिर मुन्ना की इसी हिम्मत को देखकर अंजलि को मुन्ना से प्यार हो गया। दूसरी तरफ विकी जब अपने जेल से निकलने की खुशी में पार्टी रखता है तो इसी पार्टी में मुन्ना वेटर बन के आता है। अब अंजलि ने पार्टी से पहले ही सोच लिया था कि विकी की पार्टी के दिन मैं यहाँ से लंदन चली जाऊंगी। फिर जब सब लोग पार्टी मना रहे थे तभी अंजलि उस पार्टी से बाहर आ जाती है और बाहर आकर एक कार में बैठ जाती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि मैं तो अपना पासपोर्ट घर ही भूल गई। फिर मुन्ना अंजलि को कार में ही रुकने को बोलकर खुद पासपोर्ट लेने चला जाता है, लेकिन इसी दौरान कोई विकी को गोली मार देता है और फिर चेकिंग के दौरान पुलिस को मुन्ना के पास से एक गन मिलती है। दरअसल मुन्ना ने अपने दोस्त ललन का बदला बिल्लू से लेने के लिए वो गन अपने पास रखी हुई थी। उसका मोटिव विकी को मारना नहीं था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 8वें एपिसोड में हम देखते हैं सुधा और मनजोत जगन्नाथ के घर पर जाती है। फिर सुधा जगन्नाथ से अंजलि के बारे में पूछती है कि विकी के केस के बारे में मुझे अंजलि से कुछ सवाल पूछने हैं। अंजलि का एक और सस्पेक्ट के साथ कोई कनेक्शन है। फिर जगन्नाथ कहता है कि अंजलि तो फिलहाल इंडिया में नहीं है, वो तो कब का लंदन चली गई। फिर सुधा अंजलि से वीडियो कॉल करके मुन्ना के बारे में पूछती है। फिर अंजलि साफ साफ बता देती है कि मुन्ना और मेरा चक्कर चल रहा था। मैंने इसके बारे में किसी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे पापा की इमेज खराब हो और मैं बचपन से ही लंदन जाना चाहती थी। तभी मेरी मुलाकात मुन्ना से हुई। मुन्ना के पास बहुत सारा पैसा था। फिर जब एक दिन मैं और मुन्ना बात कर रहे थे तो विकी ने मेरा फोन छीनकर मुन्ना का नंबर देख लिया। फिर अगले ही दिन मैंने मुन्ना के पास फोन किया और कहा कि तुम किसी भी तरह पार्टी वाली रात को हमारे घर आ जाओ और मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। फिर मुन्ना ने मेरा कहा मानते हुए वेटर बनकर पार्टी में आ गया और मुझे सबकी नजरों से बचाते हुए पार्टी से बाहर ले गया। फिर मैंने उसको झूठ बोला कि मेरा पासपोर्ट घर में ही रह गया है और इसी चक्कर में मुन्ना पुलिस के हाथों पकड़ा गया। दरअसल मैंने लंदन जाने के लिए ही मुन्ना का इस्तेमाल किया था। तभी अंजलि के पीछे खड़े बंदे के बारे में सुधा पूछती है कि ये कौन है। फिर अंजलि बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, कुछ दिनों बाद हमारी शादी होने वाली है। और ये बात सुनते ही सुधा अंजलि को कहती है कि तुम्हारी वजह से बेचारा मुन्ना फंस गया है और तुम किसी और के साथ शादी कर रही हो। लेकिन ये बात सुनते ही अंजलि फोन काट देती है। अगले सीन में हम देखते हैं नागरिक अपने चैनल पर लाइव आकर विकी के केस के बारे में बता रहा था कि आने वाले कुछ दिनों में राजनीति बदलने वाली है। नागरिक और कोई नहीं बल्कि रिपोर्टर देशमुख ही था। फिर सूरज जगन्नाथ को फोन करके पूछता है कि आपकी नजर में कोई ऐसा बंदा है क्या जो मेरे एक इशारे पर खून बहा सके। फिर जगन्नाथ सूरज को पृथ्वी के बारे में बताता है, लेकिन कुछ दिनों से उसका कोई अता पता नहीं था। इस वक्त जगन्नाथ की बातें देशमुख भी सुन रहा था। फिर जगन्नाथ अपने मैनेजर शरद को पृथ्वी का पता करने के लिए कहता है और उसको पृथ्वी के गांव भेजता है। अब जगन्नाथ की बातें देशमुख ने भी सुन ली थी, इसलिए शरद से पहले वो खुद पृथ्वी के घर पहुंच गया। लेकिन जब शरद वहां पर आता है तो उसको वहां पृथ्वी की लाश मिलती है, जो कि काफी दिनों से इसी घर के अंदर पड़ी सड़ रही थी। दूसरी तरफ सुधा इकैती से पूछती है कि तुम उस दिन पार्टी में क्या कर रहे थे। फिर इकैती बताता है कि जब मैं उस दिन पार्टी में गया तो वहां मुझे अपने भगवान की मूर्ति मिल गई थी।
फिर उसी पार्टी में मुझे अशोक सर भी मिल गए और उन्होंने मुझे कहा कि अब तो तुम्हें तुम्हारा भगवान मिल गया है ना, इसलिए अब तुम सीधा अपने आइलैंड पहुंच जाओ। फिर सुधा इकैती से अशोक के बारे में पूछती है कि ये अशोक कौन है। तभी इकैती बताता है कि अशोक अंडमान के वेलफेयर ऑफिशियल है। फिर सुधा मनजोत को अशोक का पता लगाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ शरद अपनी छुट्टी बिताने के लिए किसी होटल में रुका हुआ था और वो वहाँ पर रिपोर्टर देशमुख को भी देख लेता है, लेकिन वो इस बात को हल्के में ले लेता है। तभी जगन्नाथ सूरज को फोन करके बताता है कि मेरा आदमी पृथ्वी तो मारा गया, अब तुम्हें अपना काम खुद ही करना होगा। फिर सूरज उस फॉरेस्ट ऑफिसर को रितु के घर भेजकर उसे मरवा देता है। फिर जब सुबह होने के बाद पुलिस वाले मुन्ना को रितु के घर लेकर जाते हैं तो मुन्ना अपनी बहन के मरने की वजह से बहुत दुखी हो जाता है। फिर सूरज मुन्ना के सेल में आता है और मुन्ना को एक झूठी कहानी सुनाने लगता है कि रितु तो तुम्हारी सगी बहन नहीं थी ना। फिर मुन्ना कहता है कि वो मेरे लिए मेरी बहन से भी बढ़कर थी, वो मेरी माँ जैसी थी। फिर सूरज कहता है देखो मुन्ना, तुम्हारी बहन आतंकवादियों के साथ मिली हुई थी और तुम्हारे साथ जो लड़का पकड़ा गया है वो भी आतंकवादियों के साथ ही मिला हुआ है। तुम्हारी बहन ने उसको अपनी बस्ती में रहने दिया और कुछ दिन पहले तुम्हारी बस्ती में कुछ लोगों का एनकाउंटर भी हुआ था। वो सभी के सभी आतंकवादी थे और उन्हें भी तुम्हारी बहन ने ही बस्ती में रहने दिया था। अगर तुम ये बयान दे दो कि तुम्हारी बहन आतंकवादी थी और तुम्हारे साथ पकड़ा गया लड़का इकैती भी आतंकवादी है तो तुम इस केस से बाहर निकल सकते हो। फिर मुन्ना सूरज की इन बातों में आकर बयान देने के लिए तैयार हो जाता है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं मनजोत सिंह अशोक के बारे में पता करने के लिए राजस्थान आता है। फिर जब वो अशोक के घर पहुंचता है तो वहां पर घर में उसे अशोक की भाभी मिलती है। दरअसल अशोक के बड़े भाई का नाम था अमर और कुछ सालों पहले ही उसकी मौत हो गई थी और अमर को मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि विकी ही था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। समय है 2016 का। 2016 में जब विकी राजस्थान आया तो एक हिरण को मारकर वो उसे अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन तभी फॉरेस्ट ऑफिसर अमर विकी को पकड़ लेता है। अब विकी अमर को रिश्वत देकर वहां से जाना चाहता था, लेकिन अमर रिश्वत लेने वालों में से नहीं था। फिर वो विकी को पुलिस स्टेशन ले जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद विकी वहां से छूट जाता है। फिर जब अमर गवाही देने के लिए कोर्ट में जाने लगता है तो विकी अमर को मरवा देता है। फिर अशोक की भाभी मनजोत को बताती है कि अशोक विकी की पार्टी में इकैती की हेल्प करने के लिए गए थे, ना कि अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए। अभी फिलहाल अशोक कहाँ है ये तो मुझे भी नहीं पता। ये सारी बातें जानकर मनजोत वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मुन्ना कैमरे के सामने आकर गवाही देने लगता है कि मेरी बहन रितु आतंकवादियों के साथ मिली हुई थी और मेरे साथ पार्टी में पकड़ा गया लड़का भी आतंकवादी ही है। फिर मुन्ना का बयान लेने के बाद सूरज मुन्ना और इकैती को एक कमरे में अकेला छोड़ देता है। दरअसल सूरज ने पहले से ही मुन्ना को इकैती के बारे में भड़का रखा था, इसलिए गुस्से में आकर मुन्ना इकैती को मारने लगता है। फिर पुलिस वाले बीच में आकर इन दोनों को लड़ने से रोक देते हैं। दूसरी तरफ सूरज जगन्नाथ और अंबिका प्रसाद से मिलने के लिए जाता है और विकी राय के केस के बारे में बताता है कि मैंने इस केस में शशिकांत का आतंकवादियों के साथ लिंक जोड़ दिया है और अब मैं इकैती को भी इस केस में फंसाने वाला हूँ। लेकिन तभी नागरिक ऑनलाइन आकर पृथ्वी की फोटो जनता के सामने सार्वजनिक कर देता है और अब तक उसे जो भी पता था वो सारी बातें बता देता है। तभी अंबिका प्रसाद जगन्नाथ को बताता है कि आपका फोन टैप हो रहा है, इसलिए आपको इसकी जांच करवानी चाहिए। तभी शरद भी देशमुख के बारे में बताता है कि जब मैं उस दिन पृथ्वी के गांव से वापस आ रहा था तभी मैंने रास्ते में देशमुख को देखा था। फिर सूरज शरद से देशमुख का पता ले लेता है। तभी जब रात हो जाती है तो अशोक अपनी भाभी के पास आता है और कहता है कि भाभी, मैंने भैया का बदला ले लिया है। जिस दिन विकी की पार्टी थी अशोक ने ही उस पार्टी में इकैती के भगवान की मूर्ति रखी थी और अशोक ने ही पार्टी से कुछ दिन पहले उस मूर्ति को जगन्नाथ के गुरुजी के आश्रम से चुराया भी था। फिर पार्टी में इकैती को उसके भगवान की मूर्ति मिल जाती है। फिर जब विकी की पार्टी में पटाखे फोड़े जाते हैं तो अशोक अपनी गन निकालकर विकी राय को गोली मार देता है और फिर जब वो पार्टी में इकैती से मिलता है तो मूर्ति देखने के बहाने वो बैग के अंदर गन भी छुपा देता है और इकैती को फंसा देता है। दरअसल अशोक और उसकी भाभी के बीच में एक समझौता हुआ था कि अगर अशोक अपने भाई का बदला ले लेता है तो उसकी भाभी उससे शादी कर लेगी। फिर अशोक अपनी भाभी की मांग में सिंदूर भर देता है और उनको अपनी पत्नी बना लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं इकैती जेल की खिड़की के ऊपर चढ़कर उस खिड़की को तोड़कर वहां से निकलकर एविडेंस रूम में चला जाता है, क्योंकि इसी एविडेंस रूम में उसके भगवान की मूर्ति रखी गई थी। फिर जब वो एविडेंस रूम में पहुंचता है तो अपने भगवान की मूर्ति को टूटा हुआ देखता है
और समझ जाता है कि ये नकली मूर्ति है। वहीं दूसरी तरफ जब सूरज और फॉरेस्ट ऑफिसर देशमुख के घर पहुंचते हैं तो सूरज को कॉल आती है कि इकैती जेल से भाग गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इंगताई की असली मूर्ति अशोक के घर में ही पड़ी है। फिर अशोक अपनी वाइफ को बताता है कि ये मूर्ति अभी तक जहाँ जहाँ भी गई है वहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, क्योंकि सबसे पहले ये मूर्ति बनर्जी के पास गई तो उसका भाई मर गया और उसके बाद ये मूर्ति जिस दुकान में गई वो दुकान ही जल गई। आत्मदेव बाबा के पास गई तो वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ गई और जब विकी की पार्टी में गई तो विकी ही मारा गया। फिर जब सूरज इकैती से मिलता है तो इकैती उसे बताता है कि ये मेरे भगवान की असली मूर्ति नहीं है। फिर सूरज कहता है कि तुम इस मूर्ति को छोड़ो और फौरन यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जब इकैती सूरज की बातों में आकर वहाँ से भागने लगता है तो पुलिस वाले उसका एनकाउंटर कर देते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। पार्टी में जब अशोक ने गोली चलाई थी तो अशोक की गोली भी विकी राय को नहीं लगी। दरअसल अशोक की गोली तो विकी के पीछे लगी स्क्रीन पर जाकर लगी थी। असली कातिल तो कोई और ही है जिसने विकी को गोली मारी थी। और यहीं पर इस सीरीज का एंड हो जाता है। मुझे लगता है कि इस सीरीज का सेकंड सीजन जरूर आएगा। उसी में सारे राज खुलेंगे कि विकी का असली कातिल कौन है। आपको क्या लगता है विकी का कातिल कौन हो सकता है? मेरी मानो तो मुझे तो लगता है कि विकी को उसके पिता ने ही मारा है। हो सकता है कि मेरा ये अंदाजा गलत हो। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। अगर हम अब तक की स्टोरी देखें तो इस केस में 4 सस्पेक्ट हुए हैं, मुन्ना, इकैती, मोहन कुमार और अशोक। अब किसकी गोली विकी को लगी ये हम नेक्स्ट सीजन में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ।